यूपी पीसीएस के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं इंटरव्यू के क्लास और प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, जो कंटिन्यू हो चुका है, और अब आपको पुनः एक बार एक डेट और मिलेगी और ये डेट फाइनल होगी। चाहे कुछ संजोग कहिए और या फिर थोड़ा सा इंतजार और वियोग कहिए, फिलहाल ये सप्ताह तो आपके लिए भारी है ही, और इसी सप्ताह में आपका मंगल हो ही जाएगा। इसका मतलब है कि इस सप्ताह के अंतिम दिन यानी फ्राइडे को पूरी संभावना क्या है ही कि रिजल्ट आ ही जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं इंटरव्यू की प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और हम बुकलेट नंबर 3 आज आपको परिचय कराएंगे। बुकलेट नंबर 3 पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप इनके इंटरव्यू के प्रोग्राम पर भी चर्चा करेंगे और लोक सेवा आयोग के भव्य आयोजित किए गए सम्मेलन की भी बात करेंगे। चर्चा करेंगे कि लोक सेवा आयोग का यह भव्य कार्यक्रम जो अपने आप में एक अनूठा रहा वो भी संपन्न हुआ, और अपनी उपलब्धियों से लोक सेवा आयोग ने अन्य आयोगों के सदस्यों को, अध्यक्षों को इससे अवगत भी कराया और कुछ आत्मसात भी किया। और हम तो यही चाहेंगे कि हाँ, लोक सेवा आयोग दूसरे आयोगों में बिहार के तत्कालिक परिणामों से जरूर उसको आत्मसात करे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी स्टूडेंट की कॉपी को भी अपलोड कर दे रहा है। अब इससे अच्छा और पारदर्शी क्या होगा। तो इस लोक सेवा आयोग को भी ये समझना चाहिए, कम से कम प्रश्न पत्रों को सही तरीके से बनाया जाए, प्रश्न पत्रों में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो। हर साल जो प्रश्न गलत होते हैं, प्रश्न गलत ना हो, उनके उत्तर जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल पूर्णतः सही रहें। मूल्यांकन एक निर्धारित तिथि दे दी जानी चाहिए। अब जैसे हम लोग कयास क्यों लगाते हैं या हम लोगों को जो सूचनाएं मिलती हैं वो सूचनाएं क्यों आती हैं, आप पहले से डेट दे दीजिए कि हम इतने तारीख में, जैसे आपका होता है आप लोक सेवा आयोग ने भी अपना सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है, आपको सिटीजन चार्टर जारी कर देना चाहिए। लोक सेवा आयोग को अपना सिटीजन चार्टर जारी करके और ये सुनिश्चित कर देना चाहिए हर वर्ष की परीक्षाओं का डेट, परिणाम का डेट बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि इतने दिन में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, इतने दिन में हम प्री का रिजल्ट दे देंगे, इतने दिन में हमारा मेंस पूरा हो जाएगा, इस तारीख में हम मेंस का रिजल्ट दे देंगे। डेट बिल्कुल फिक्स कर देनी चाहिए और इतने दिनों में हम इंटरव्यू ले लेंगे। पहले से आप प्रिपेयर रहें, ये नहीं कि हम इंटरव्यू का रिजल्ट निकालेंगे, हम मेंस का रिजल्ट निकालेंगे इतना पहले और एक हफ्ते हम इंटरव्यू की शुरुआत कर देंगे। नहीं, कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पारदर्शी हैं, अगर आप में छात्रों के हित के प्रति कर्तव्य बोध की जो भावना है उसको बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन को ये आत्मसात करना चाहिए। अपने के अच्छे होने की डींग इतना ना हाँकनी चाहिए कि हम आप सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी त्रुटियां उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश को ये जरूर अपने सुधारों में लागू करना चाहिए जो छात्रों की व्यापक हित में होगा। निश्चित रहेगा, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि अभी मेरा प्रीलिम्स नहीं तैयार है, मेरा मेंस नहीं तैयार है, मेरा इंटरव्यू नहीं तैयार है। डेट फिक्स है, इतने दिन में परिणाम आ जाएगा, इस डेट में परिणाम आ जाएगा, और हो सकता है उसके 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन परिणाम उस डेट में आ जाना चाहिए। इतने दिन से हम इंटरव्यू की शुरुआत कर देंगे, आप 21 दिन तो आपको दे ही देना चाहिए। 21 दिन कम से कम मापदंड आपको अपनाना चाहिए, इसमें आपको रिजल्ट दे देना चाहिए। इंटरव्यू की शुरुआत आप 21 दिन में कर दे। इतने दिन में, यहाँ तक कि आपको ये भी बता देना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन इतने इतने छात्रों का इंटरव्यू लेंगे, और भी पारदर्शिता आपको लाना है। तो बहुत दिनों से मांग चल रही है कि आप अपने इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू के पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा दें, लेकिन नहीं, आप वो तो चलिए कराएंगे नहीं। फिलहाल इतनी तो पारदर्शिता लानी ही चाहिए, और इंटरव्यू की तिथि, रिजल्ट की तिथि सुनिश्चित होनी चाहिए कि हम इस हफ्ते, अगर आप डेट ना दें तो कम से कम सप्ताह तो आप सुनिश्चित ही कर दें कि इस महीने की इस सप्ताह तक हम परिणाम दे ही देंगे। फिलहाल मित्रों, परिणाम आपका आ रहा है, इस हफ्ते तो रहेगा ही रहेगा। आप लोगों में एक जोश, एक उत्साह आया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, आपके मतलब मेरे लिए
कि आपके बताए हुए ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें कोई ईगो, ना इसमें सुपर ईगो वाली भी कोई बात नहीं है। हम लोग एक पुष्ट सूचनाएँ होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर ही जो अपने लोग होते हैं, उनसे कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर कार्य किया जाता है। आप गोपनीयता के भंडार हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इस गोपनीयता को छात्रों के हित में सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि सबका हित हो और फिर वही मोदी जी का जो नारा है, वो चलना चाहिए। चलिए फिलहाल मित्रों, परिणाम तो इस वीक आना ही है और सुनिश्चित है कि आपका परिणाम आ जाएगा इस हफ्ते और जनवरी के प्रथम सप्ताह से फर्स्ट वीक से आपका साक्षात्कार चलेगा, ये भी सुनिश्चित है। ये चीज़ें सुनिश्चित हैं और माननीय लोक सेवा आयोग में भव्य कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ। सब लोग थके मांदे हैं, इसलिए मंगलवार का परिणाम हो सकता है टल जाए, तो फ्राइडे तक आपका परिणाम आ ही जाएगा। अब आपको अपने साक्षात्कार के ताने बाने को आगे लेकर के बढ़ना है। चीज़ें वही हैं लगभग जो हम लोग पिछले क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ रहेगा। बस ये है कि आपका परिणाम सकारात्मक रहेगा, इतना मैं जानता हूँ। तो आते हैं, आज हम अपने इस क्लास के में आपको चर्चा करेंगे बुकलेट नंबर 3 पर। बुकलेट 1 और बुकलेट 2 की हमारी क्लासेज आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन में रहेंगी, क्योंकि क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं और ढेर सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। खसरा खतौनी वगैरह पर सब पर चर्चाएं कर चुके हैं, तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस वगैरह पर सारे पर चर्चाएं कर चुके हैं और फिर आपके साथ तत्काल फिर चर्चा करेंगे। सुपर फास्ट चर्चा आपके साथ चलेगी, जो एक मैराथन चर्चा होगी आपके साथ। जैसे ही आपका परिणाम आएगा, आपका सबसे विश्वसनीय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम पूरी क्लास के साथ और सुपर इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू के साथ शुरू होगा। तो इस पूरी क्लास का कार्यक्रम और आज हम आपको रूबरू कराने चल रहे हैं अपने बुकलेट नंबर 3 से, जो समसामयिकी आधारित है और डेली करंट अफेयर्स इसमें आपको अपलोड होगा। डेली करंट अफेयर्स आपके साथ अपलोड होकर के चलेगा इसमें, तो ये आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ रहेगा। मित्रों देखिए, ये प्रोग्राम हमारा है, आप जानते हैं कि पिछले लगभग 15 वर्षों से ये अनवरत चल रहा है और 15 वर्षों की सफलता आपके सहयोग से सफलताएं चरम पर रही हैं और चरम पर रहेंगी। आप लोगों का ऐसे ही विश्वास, ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा और ये सफलता आपको भी मिलेगी और आपके साथ अन्य लोगों को भी ये सफलताएं मिलती चली जाएंगी। ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, ये आपका ऐप पर लाइव ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये रिकॉर्डिंग क्लास भी चल रही है, तो ये दोनों तरीके से है। ऐप पर ये आपकी ऑनलाइन क्लास है और लाइव रिकॉर्डिंग क्लास है। साथ ही साथ जब हम लोग आएंगे तो आपका 10+ मॉक इंटरव्यू रहेगा और मॉक इंटरव्यू सिंगल और बैच के साथ प्लस आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ रहेगा और फुल पैनल के साथ रहेगा, 4 एक्सपर्ट के साथ रहेगा, जिसमें पहले से पैनलाइज कर दिया गया है, वो भी आपको हम बता देंगे। हमारे जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं उसमें ऑफिसर्स भी हैं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उसमें शामिल हैं। हम आर्मी के भी कुछ लोगों को उसमें बुला रहे हैं, तो एक फुल पैनल रहेगा। इसमें आपको मल्टी डायमेंशन में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका पूरा पैनल चलेगा। डाउट सॉल्विंग क्लास हमारी लाइव क्लास रहेगी, इसी दौरान हम लोग चलेंगे और आपको बता दें डेली प्रश्नों पर चर्चा हमारे आप इस DPIS यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे। डेली लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बार आप डेली, वैसे भी तो आप देखते रहें, लेकिन अब यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये लाइव डेली क्लास रहेगी। पूरे प्रश्नों का जो है एनालिसिस रहेगा, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा DPIS यूट्यूब चैनल के साथ में। और इसमें हमारी लगभग 30+ रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, ये आपको रहेगी। ये सारी क्लास हमारी लाइव क्लासेज रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। PDF नोट्स आपको पूरा रहेगा, सारे प्रश्नों का पूरा PDF नोट्स आपको मिलेगा। डाउट सॉल्विंग रहेगा, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू रहेगा। मॉक इंटरव्यू दोनों रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक इंटरव्यू रहेगा। मित्रों ये क्लास ऑफलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन संपूर्ण रिवीजन क्लास रहेगी, प्रातः 9 बजे से चलेगी। ऐप पर जो चल रही भी और उस समय भी नया बैच शुरू होगा। एक बैच हमारा चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है और आपके साथ भी ये चलेगा। ऐप पर लाइव क्लास तो चल ही रहेगी, 15+ मॉक इंटरव्यू रहेंगे, दोनों मिला करके ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके 6+ बुकलेट आपको मिल रही है
और डाउट सॉल्विंग क्लास उसके साथ भी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी क्लास आपकी ऑफलाइन क्लास, मॉक इंटरव्यू, ठीक है, हार्ड कॉपी के नोट्स, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग सब कुछ रहेगा। ये आपकी पांचों बुकलेट है। बुकलेट फर्स्ट है, ये बुकलेट सेकंड है जो शासन प्रशासन से जुड़ी हुई है, बुकलेट थर्ड जो है करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, बुकलेट फोर्थ जो है ये आपके संविधान और विधि से जुड़ी हुई है, और बुकलेट 5 आपके विषय से संबंधित है, और बुकलेट 6 आपके बोर्ड के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति है। इस पूरी स्ट्रेटजी में आपको कहीं से कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल रहा है। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको, और आप जानते हैं भारतवर्ष भर की मैं बात बता रहा हूँ, एक अपनी ही क्लास होगी, यानी आपकी अपनी एक देवप्रयागम की जो इंटरव्यू की क्लास है, यही एक ऐसी क्लास है जो साक्षात्कार की संपूर्ण मार्गदर्शन पर आधारित है। संपूर्ण क्लास होती है जहां पर इंटरव्यू के हर सेक्शन को बुकलेट वाइज आपको बताया जाता है। बुकलेट वाइज सारी क्लासेज ये आपको मिल रही है। ऐसी क्लासेज आपको भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, चाहे आपकी दिल्ली हो या अन्य स्थानों पर भी। वहां पर केवल आपको, अन्य जगहों पर आपको केवल चीज़ें क्या बताई जाती हैं, बस आपको 2 दिन 3 दिन आपको एक्सपर्ट आकर के और आपको बता देते हैं ऐसे ऐसे चलिए, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसे ड्रेस पहनिए, ऐसे घूम कर चलिए, ऐसे उलट कर चलिए, ऐसे पीछे मुड़कर चलिए। ये सब चीज़ें तो रहती ही हैं, साथ ही साथ इसके अलावा बहुत कुछ रहता है जो आपको बुकलेट से सीधे प्रश्नों के उत्तर होते हैं, जहाँ से आपको एक सामान्य अभ्यास करना होता है और उसी के साथ आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ओवरव्यूज 100% आपका आउटपुट यहाँ पर होता है, 100% फीडबैक के साथ आप जाते हैं, साक्षात्कार देने जाते हैं। तो ये आपका है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम। मित्रों, इसी क्लास के साथ आज हम चर्चा करेंगे बुकलेट नंबर 3 की। अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सब कुछ है जो अब तक हो चुका है और जो आगे होने वाला है। ठीक है, लेटेस्ट तक के जो प्रश्न है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। लेटेस्ट तक के प्रश्नों को, जैसे आज आप देखा एक दिन में अब तक का इतिहास बना है कि 78 सांसदों को भी इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक इस सत्र में, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें 92 सांसद अब तक जो है सस्पेंड हो चुके हैं, जो अपने आप में अब तक का क्या है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक सबसे अधिक सांसदों के सस्पेंड होने की स्थिति ये है, देखी जा रही है। तो अब इसको आपके नज़रिए से देखते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू का भी प्रश्न यहाँ पर बनता है और यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू का प्रश्न यहाँ पर बनेगा। हाउ टू जज दिस, इसको आप किस नज़रिए से इसको जज करेंगे कि 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर सस्पेंडेड इन दिस सेशन। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या आपका जजमेंट होगा? अगर आप लोकसभा के या अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हों, अगर आपके सामने मामला जाया जाए, देन आप इसको कैसे देखेंगे? तो आप जानते हैं इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज आप बेस से बताना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मामला संसद के अधीन है। आप जानते हैं संसद जो स्पीकर होता है उसका जो निर्णय होता है अपने आप में क्या होता है, सर्वोच्च होता है। इस मामले में संसद की आचरण समिति होती है, संसद की विशेषाधिकार समिति होती है। तो इन सारे आधारों पर सस्पेंशन की कार्यवाही को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस रूप में। ये सदन की कार्यवाही को अपने आप में क्या है, सभी से संरक्षण प्राप्त है। तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के कुछ अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ अपने रूल और रेगुलेशंस हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज, ये सभी जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, दिस इज डिपेंड ऑन रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये उसके अनुसार किया जा रहा है। इसमें संसद की सर्वोच्चता इसमें देखी जा रही है। तो इन सारे प्रश्नों के साथ आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच पर आधारित पूरा प्रश्न होगा, और ये होगी आपकी इंटरव्यू की बुकलेट नंबर 3। करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स को बांटा गया है, सेक्शन में बांटा गया है। करंट अफेयर्स के सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इस करंट अफेयर्स के सेक्शन को हम भिन्न भिन्न रूपों में बांटे हैं। सबसे पहले तो आता है राज्य आधारित विषय और मुद्दे। इसमें आपके यूपी से संबंधित सभी राज्य आधारित विषय और मुद्दों को इसमें शामिल कर लिया गया। सब कुछ इसमें है, जितना आप देख सकते हैं, जितना आप सब कुछ है। फिर आपका आता है नेशनल इशूज, सबको शामिल कर लिया गया है। यद्यपि इस इशूज को बीच में भी क्या किया गया था, लोगों ने इसको कॉपी किया था और कॉपी करके अभी देखिएगा, कॉपी करके इसको भी डाला भी जाएगा। लेकिन ये अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि ये जितने भी इशूज आ रहे हैं सारे इशूज पर आपके नोट्स बिल्कुल रेडी है और ये आपको वेल कंप्लीट आपका नोट्स इसी और यही पूछा भी जाएगा। ये डायमेंशंस में जिस तरीके से प्रश्न होगा ये आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे इंटरनेशनल इशूज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इशूज में आप देखेंगे किस प्रकार से है
इंटरनेशनल इशूज में आप देखेंगे सब कुछ बिल्कुल वेल कंप्लीट है। आपके सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके सब आते हैं, चाहे आपका इजराइल हमास विवाद हो, यूक्रेन रूस विवाद में लाए गए प्रमुख प्रस्ताव, भारत का समर्थन, सब कुछ इसमें है। भारत चीन विवाद, भारत नेपाल संबंध, भारत मालदीव संबंध, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है आर्थिक मुद्दे आते हैं, ठीक है। आर्थिक मुद्दे के संबंध में हम लोग देखेंगे, पूरा इकोनॉमिक इशूज रहेगा, इसके साथ आपका सोशल इशूज है। फिर आपका जो है सोशल इशूज में आपका चुनाव सुधार हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याएं हो गई, ठीक है। आपका नक्सलवाद हो गया, आपका दंगा और बलवा हो गया, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो आपको कहीं भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है एक जगह पर, एक बुकलेट में। और वो बुकलेट है आपकी देवप्रयागम की है, देवप्रयागम की सुपरहिट बुकलेट आपकी है, बुकलेट नंबर 3, जिसमें करंट अफेयर से विषय से जुड़े विषय और मुद्दे इसमें पूरी तरीके से आ रहे हैं मित्रों। तो हम लोग शुरुआत आज यहीं से करेंगे, ठीक है। शुरुआत आज होती है सेक्शन ए, राज्य आधारित मुद्दे और मुद्दों से जुड़े प्रश्न। अब देखिए ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस आपका तैयार है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट व्यूज में आपको देना होगा आंसर। आपसे पूछा जाता है, बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन होता है, यूपी का धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व बताइए। प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपके लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में पूछा गया है कि यूपी का आप महत्व बताइए, ठीक है। प्रश्न है आपका यूपी का, या यूपी के बारे में बताइए, या यूपी का महत्व। प्रश्न पूछा गया है, आप यूपी का क्या महत्व है, यूपी का धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, प्रश्न पूछ लिया गया है। हालांकि ये तो आपके मेंस का भी प्रश्न है, लेकिन यहां पूछा गया यूपी का धार्मिक महत्व क्या है। आपसे पूछ लिया जाए यूपी का सांस्कृतिक महत्व क्या है, क्या बताएंगे आप। यूपी का सांस्कृतिक महत्व क्या है, यूपी का ऐतिहासिक महत्व, यूपी का ऐतिहासिक महत्व भी, और फिर यूपी का राजनीतिक महत्व भी। अगर आप देखें तो यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, डू यू नो अबाउट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, देन यू गिव आंसर। तो आप इसके धार्मिक महत्व के बारे में आपको उत्तर बताना है। कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक महत्व क्या है, आपको सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप मेंस में भी लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, धार्मिक महत्व आपको बताना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आप धार्मिक महत्व बताइए, उत्तर प्रदेश का धार्मिक महत्व क्या है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक महत्व क्या है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व क्या है, राजनीतिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है। अगर आप देखें तो वैदिक धर्म, आप शुरुआत कीजिए, आप बताइए कि श्रीमान जी उत्तर प्रदेश में जो वैदिक धर्म रहा है, जिसको आप सनातन भी कहते हैं, वैदिक धर्म स्थली उत्तर प्रदेश रहा है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की स्थली, ठीक है। आप देखें राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, भारत के सनातन की पहचान है, ठीक है। तो राम कृष्ण गौतम बुद्ध, सब बौद्ध धर्म हो गया, वैदिक धर्म बौद्ध धर्म हो गया। सिख धर्म, हालांकि ये इसी में आता है, लेकिन आप सिख धर्म को भी आप देखें, तो राम हो गए, कृष्ण हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, आप गुरु नानक को ले लीजिए, गुरु नानक को ले लीजिए।
तो जैन धर्म क्या आप ले लीजिए, भाई जैन धर्म अगर आप देखेंगे, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म आपका हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो भले ही कहाँ के थे, आप देखते हैं बिहार में, लेकिन प्रथम तीर्थंकर, इसके सबसे अधिक तीर्थंकर कहाँ से रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म की धरती, अयोध्या, सारनाथ, अब यहां से भी, तो विश्व को प्रभावित करने वाले सारे धर्मों का जो जननी है, भूमि है, वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश का धार्मिक महत्व है। रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, ठीक है, और आपके भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्श्वनाथ, ये सब कहाँ के रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश के रहे हैं। भगवान ऋषभदेव, ये भारत की भूमि रही है, इसका धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व को और भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वेदों की रचना, वेदों की ऋचाएं और पुराणों की जो रचना हुई वो भी इसी भूमि पर हुई। विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, भारत का भी सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण महाभारत, ठीक है, इनकी भी रचना यही हुई। जो वैदिक साहित्य है और वैदेतर साहित्य है, तो ये भी हालांकि सांस्कृतिक महत्व में आ जाएगा, लेकिन आप यहां से भी देख सकते हैं सांस्कृतिक महत्व क्या है। सांस्कृतिक महत्व सबसे पहले क्या है, गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ की, आप बताएंगे, गंगा जमुनी तहजीब है, आप बताएंगे श्रीमान जी, तो पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। उत्तर प्रदेश का धार्मिक महत्व क्या, व्हाट डू यू नो मींस अबाउट उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देन आप यहाँ पर एक बेहतरीन आंसर दे सकते हैं, अपने आप को कैसे एक डायमेंशन में दे सकते हैं, विभिन्न डायमेंशंस में। आपके उत्तर की विविधता जो है, डाइवर्सिटी यहाँ से झलकनी चाहिए, क्योंकि यही डाइवर्सिटी क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी को दिखाएगा। आप यदि यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश से अगर आपसे यूपीएससी में पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश का धार्मिक महत्व बताइए, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व बताइए, देन आप इस आंसर को बेहतरीन तरीके से धार्मिक महत्व में बताएंगे। उत्तर प्रदेश का कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, आप बताएंगे कि श्रीमान जी उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पे, यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहाँ पर जो अपने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक विरासत को अपने में समाये हुए है। वेद, विभिन्न प्रकार के जो साहित्य का सृजन हुआ है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी कलाएं, चाहे वो नृत्य कलाएं हों, चाहे वो संगीत कलाएं हों, चाहे वो स्थापत्य हों, इनके प्राचीन काल से लेकर आज तक इनकी निरंतरता बनी हुई है। कलाओं में आप देखें तो आप जानते हैं संगीत के घराने, पर्व, उत्सव, त्योहार, ये सब क्या हैं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र यहीं पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला माघ मेला, प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला कुंभ, एवं ठीक है 6 वर्ष पर स्थापित चलने वाला कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ, ये क्या है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर हैं। और इन्हें अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में वो मान्यता दी गई है, ठीक है, हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है। आप इस रूप में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व को बताएंगे। उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ है। सुलाकुल जैसे उत्सव आगरा में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना, ठीक है, यहाँ का लखनऊ घराना, ये सब क्या है, इन्होंने भारत को ही नहीं विश्व को सबसे बेहतरीन संगीतज्ञ दिया है। पंडित रविशंकर, पंडित बिस्मिल्लाह खान जैसे महान धरोहर ये उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं।
जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है वो उत्तर प्रदेश से सजाई और संवारी गई है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का क्या है, एक विशेष सांस्कृतिक महत्व है। बेहतरीन शानदार उत्तर आप यहाँ से देंगे। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना होगा, हम सब इसको नोट करवाएंगे। इस पूरी सांस्कृतिक विरासत को आप बताएंगे। कैसे गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब क्या है, धार्मिक समन्वय की बात करती है, सांस्कृतिक समन्वय की बात करती है। किस तरीके से त्रिवेणी संगम अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर को वो बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर समय समय पर सांस्कृतिक महत्व के मेले आयोजित होते हैं, पर्व आयोजित होते हैं, और इन मेले पर्व में हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को अपने में समाये हुए यहाँ की जनजातियाँ हैं, थारू जनजातियाँ हैं, बुक्सा हैं, ठीक है, गोंड हैं। ये जनजातियाँ यहाँ क्या हैं, अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर को समाये हुए, जो आदिकाल से लेकर के आज तक गतिशील हैं, गतिमान हैं, वो सजीव रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक विरासत अपने आप में क्या है, अनूठी है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो अपने आप में क्या होगा, बड़ा ही शानदार, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए, बोर्ड को हिप्नोटाइज करते हुए, सम्मोहित करते हुए, आपके उत्तर में सम्मोहन की पूरी कला होनी चाहिए। जब आप उत्तर दें तो आपका एक एक शब्द ऐसे लगे जैसे अमृत टपक रहा हो आपके मुंह से, माँ सरस्वती का सीधा वास आपके जीवा पर हो। इस तरीके से आपको उत्तर देना है। एक एक शब्दों का बेहतरीन तरीके से चयन, शब्दों का बेहतरीन चयन और उनका प्रस्तुतिकरण, शब्दों के चयन और प्रस्तुतिकरण के साथ आपके चेहरे पर वो कांति बनी रहनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। लेकिन ये कब झलकेगा, जब आप इस क्लास के साथ आएंगे, अभ्यास करेंगे, अपने बोलने का अभ्यास, अपने बात करने का अभ्यास और इंटरेक्ट होने का अभ्यास कैसे करना है, इसको सब आपको इंटरव्यू के इस सुपर एक्सक्लूसिव क्लास में आपको बताएंगे मित्रों। तो ये सब आपके लिए क्या है, बेहतरीन है, रामबाण है, समझ लीजिए आपके लिए। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक महत्व हो गया। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व आपसे पूछा जाता है, आप बताएंगे कि श्रीमान जी उत्तर प्रदेश पाषाण काल से ही, पाषाण संस्कृति से ही पाषाणकालीन धरोहर अपने समाहित किए हुए है। पाषाणकालीन स्थल, वैदिक स्थल, वैदिक संस्कृति, इसके अलावा फिर 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, शेष में पूरा भारत था। राजवंशों का जो विकास उदय हुआ, आप जानते हैं उत्तरापथ गुप्त काल की राजधानी हुआ करती थी। गुप्तकालीन हर्षकालीन जो हर्ष महान शासक, हर्ष गुप्त वंश के महान शासकों, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं इतिहास का, वो भारत में ही रहा, उत्तर प्रदेश में रहा। भारत का नामकरण उत्तर प्रदेश के 3 भरत के नाम पर हुआ। बिल्कुल बताइएगा आप इसको। उत्तर प्रदेश के 3 भरत थे और इन तीनों भरत ने क्या किया, उत्तर प्रदेश का नामकरण यहाँ से होता है। क्या है, 3 भरत कौन कौन थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, ठीक है, और महाराजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र भरत हुए। आप जानते हैं कि भरत के बारे में कहा गया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सम हुई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सम हुई। तो आप सोचिए, आज जिस हम भारतवर्ष की बात करते हैं, भारतवर्ष क्या है, आज वैश्विक महागुरु बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है, भारत को कहा जा रहा है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, कैसे विश्व गुरु हो सकता है? इसी रूप में हो सकता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, भारत विश्व का भरण पोषण करने वाला हो सकता है। भविष्य में भारत से ही विश्व के भरण पोषण और विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता जब भारत में आ जाएगी तो भारत क्या होगा, विश्व गुरु कहा जाएगा। इस रूप में यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है। तो ये किससे है, भरत नाम से है। भरत का जो नाम है ये निश्चित रूप से इसी रूप में है। तो भरत से ही भारत का है नाम हुआ है। तीसरे जो भरत रहे हैं वो कौन रहे हैं, ये भी अयोध्या से रहे हैं। महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र थे, भगवान ऋषभदेव के भी पुत्र भरत थे, उनके नाम से भी इसका नाम भारत हुआ। तो भारत भूमि 3 भरत के नाम से संचालित की जा रही है, 3 भरत के नाम से ये जुड़ी हुई है और इस रूप में भी इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। भारत शब्द भी अपने आप में उसी ऐतिहासिकता को लिए हुए है। आप देखते हैं मध्यकाल में देखें, आगरा पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी। यहीं से मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह जहांगीर,
यहीं से पूरे भारत का नेतृत्व किए। आप देखते हैं आधुनिक भारत में 1857 के की स्वतंत्रता का जो केंद्र बिंदु था वो भी कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से था। तो उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक महत्व है। वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश का महत्व। आते हैं एक बात और, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व। हम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व बताइए, देखिए अब आपको क्या करना है। उत्तर प्रदेश तो आपने बहुत पढ़ा है, आप जानते हैं 5th और 6th पेपर। अब आपको कमाल कर रहा है, अभी देखिएगा जब परिणाम आएगा ना, धमाल होगा। 6th पेपर का धमाल होने जा रहा है और आप जानते हैं उसमें अच्छे अच्छे हमारे स्टूडेंट सिमट गए हैं। अंडर 60, अंडर 70, 70-80 के बीच मार्किंग में लोग आ गए हैं। मैक्सिमम मार्किंग जो 90-95 पहुंची है, 80-85, 90-95, तो एवरेज नहीं बल्कि मैक्सिमम मार्किंग, एवरेज मार्किंग तो 50 और 60 और 70 के बीच चल रही है। ये स्थिति हो रही है। यूपी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ है। आपके इंटरव्यू में भी यूपी से जुड़े ढेर सारे प्रश्न होते हैं। हम सारे यूपी से जुड़े सारे प्रश्नों पर आपके साथ अलग से चर्चा, पूरी बुकलेट हमारी यूपी की है, ठीक है, जहां से आपसे यूपी पर प्रश्न पूछा जाता है। यूपी का राजनीतिक महत्व क्या है? आप जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में यूपी ने ही नेतृत्व प्रदान किया। यूपी का जो नेतृत्व था अपने आप में क्या था? विशिष्ट था। और उस विशिष्ट नेतृत्व में आप देखिए, अगर हम राजनीतिक महत्व की बात करते हैं तो यूपी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के थे। दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से थे। तीसरी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से थी। चौथे प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हुए, उत्तर प्रदेश से चौथे प्रधानमंत्री के रूप में श्री चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री हुई। फिर राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडा, इन्होंने उत्तर प्रदेश से भारत का नेतृत्व किया। दैट इज द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर आप देखें तो यद्यप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भले मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन उनकी कर्मस्थली उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में ही उन्होंने देश का नेतृत्व किया, देश के प्रधानमंत्री हुए 3 बार। फिर अगले प्रधानमंत्री आप देखते हैं माननीय आपके नरेंद्र मोदी जी हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भले जन्म स्थान कहाँ रहा है? गुजरात रहा, लेकिन कर्मस्थली उनकी कहाँ है? कर्मस्थली उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में ही वो भारत के प्रधानमंत्री हुए। तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व ये है कि आप बताएंगे कि श्रीमान जी उत्तर प्रदेश से ही देश के नेतृत्व का, राजनीतिक नेतृत्व का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगर निकाय हैं और देश में सबसे अधिक नगर निकाय हैं। सबसे अधिक नगरीय निकाय प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में। दैट इज द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। यू रीच एट दैट पॉइंट। तो आप सारे पॉइंट पर आप पहुंच कर क्या करेंगे? एक ही उत्तर के क्रम में आप इसको बताएंगे। शानदार उत्तर होगा। मेरे हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? अपने आप में विशिष्ट होगा। आपके पर्सनालिटी की जो डाइवर्सिटी है, व्यक्तित्व की जो विविधता है, वो इस उत्तर में झलकती रहेगी। तो मित्रों, ये हो रहा है आपके करंट अफेयर्स की भी शुरुआत हो गई है। करंट अफेयर्स की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। तो अब आपके परिणाम आने में भी बस मात्र कुछ दिन बचे हैं। 2-3 दिन में आपके परिणाम आ जाएंगे और परिणाम के साथ आप तुरंत, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप पूरे तैयारी के साथ, पूरे फुल नोट्स के साथ, आप प्रयागम के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बुकलेट 1 का भी पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरी बुकलेट मिलेगी, पूरी क्लासेज मिलेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आप उस क्लासेज को जरूर कर लें, क्योंकि क्लासेज करने से ना आपको एक पूरी फीलिंग्स जो आती है ना, एक कॉन्फिडेंशियल फीलिंग आती है। तो आप पूरी क्लासेज को जरूर कीजिए। इस क्लासेज के माध्यम से
आपका एक बेहतरीन विकास भी होगा। तो ये रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में जो महत्व आप देखेंगे, इस रूप में रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। पहला प्रश्न था यूपी का महत्व बताइए, तो हमने आपको बता दिया यूपी का धार्मिक महत्व, यूपी का सांस्कृतिक महत्व, यूपी का ऐतिहासिक महत्व, साथ ही साथ हमने यूपी का एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बनाया, हमने इसका राजनीतिक महत्व भी आपको बता दिया। ठीक है, तो एक प्रश्न का शानदार उत्तर आपके पास हो गया। अगला प्रश्न आता है, उस पर चर्चा करते हैं। यूपी के अब तक के नाम एवं राजधानियां बताइए। उत्तर प्रदेश की अब तक कुल कितनी राजधानी रही है? देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जब मुगल शासन से जब स्वतंत्र होता है, अवध एक प्रांत के रूप में आता है। तो जब अवध की राजधानी के रूप में आप देखते हैं, सबसे पहले अवध प्रांत होता है। तो जब अवध प्रांत होता है, ठीक है, इसकी राजधानी लखनऊ रहती है। फिर ठीक है, फिर फैजाबाद होती है, और वहीं पर विभिन्न प्रकार की कलाएं, स्थापत्य कलाओं का भी विकास होता है। फिर आगरा इसकी राजधानी बना दी जाती है। आगरा से पुनः इसकी राजधानी इलाहाबाद बना दी जाती है। फिर इलाहाबाद से पुनः इसकी राजधानी लखनऊ बना दी जाती है। तो इस तरीके से आप देखें तो फैजाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ उत्तर प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण राजधानियां समय समय पर रही हैं। यानी एक स्वतंत्र हैसियत प्राप्त होने के साथ ही मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय होने के साथ वर्तमान समय तक उत्तर प्रदेश इन चार स्थानों के राजधानियों से गुजरा हुआ, आप इनको को बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले लखनऊ, फिर फैजाबाद, फिर आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ, और वर्तमान में लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एक सटीक और व्यवस्थित उत्तर देंगे। ऐसे ही सारे प्रश्नों का एक बेहतरीन शानदार उत्तर विश्लेषण आपको हमारी इस क्लास के माध्यम से मिलेगा, जहां एक एक प्रश्नों का हम एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको सारा उत्तर प्रदान करेंगे। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान के भंडार होने से नहीं, ज्ञान के भंडार बहुत हैं, अगर ज्ञान का भंडार समय पर प्रस्तुत ना हो सके तो फिर उसका कोई बड़ा महत्व नहीं रहता है। इसलिए इसका महत्व तभी है जब इसके प्रेजेंटेशन को आप हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ आप रह करके, देख करके आप बेहतरीन तरीके से इसका अभ्यास कर लें मित्रों। यही अभ्यास आपके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा। आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी, और भविष्य के आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। तो अगर टॉपर्स बनना है तो आप आइए और हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम को, देवप्रयागम के इस इंटरव्यू प्रोग्राम को DPIS के यूट्यूब चैनल से और देवप्रयागम IAS के इस ऐप से इस पूरे प्रोग्राम को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को शीघ्र ही आने वाले इस परीक्षा के परिणाम की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आपके उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सफल होकर के शीघ्र इस इंटरव्यू प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएंगे। और जो भी थोड़ा बहुत आप सभी के साथ रहते हुए, आप सभी के साथ कार्य करते हुए जो भी ज्ञान कौशल हासिल हुआ, उस ज्ञान कौशल का संपूर्ण लाभ किंचित मात्र भी इधर उधर ना होने पाए, संपूर्ण लाभ आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं।